जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम जो हैं दिल्ली पुलिस की 5000 TCS MCQ की जो बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके अंदर साइंस का पोर्शन चला हुआ है, जिसमें हम बायोलॉजी के लगभग 100 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा ये बुक है जिसके अंदर दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं और उनका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले, हेल्प मिले। बहुत ही यूजफुल रहेगा क्योंकि जो क्वेश्चन अब आए पीछे आए हुए हैं और आगे आएंगे वो लगभग सेम मिलेंगे। पैटर्न TCS हमेशा सेम रखता है और उन्हीं क्वेश्चंस को सेम एक्सप्लेन करते हैं हम। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B+। तो देखिए, मैं विटामिन बी के या फिर विटामिन से रिलेटेड पहले बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूं और सभी क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं किस विटामिन का क्या नाम है, कौन से विटामिन से किस चीज़ की कमी होती है। तो विटामिन बी जो है B1 जो है आपका रासायनिक नाम आपको पता ही होगा। रथ एक टॉफी से आप निकाल लेना, रथ एक टॉफी से निकाल लेना। दूसरे नंबर पे बी होता है, बी दूसरे नंबर पर थाइमीन है, तो इसका रासायनिक नाम जो होगा वो थाइमीन होगा। ठीक है भी, थाइमीन का जो डिजीज जो है, देखिए मैंने आपको बताया था B1 जो है आपकी आई रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब कि आई से संबंधित विटामिन है आपकी कौन भी B1। मतलब ये है कि अगर B1 की कमी होगी, सॉरी भाई, B1 जो है आपकी B1 जो है ए थी भी आपकी आई रिलेटेड विटामिन। B1 जो है आपकी किससे रिलेटेड है, आपकी जो मतलब कमजोरी है या फिर आप कह सकते हो फिजिकल पावर है, उससे रिलेटेड विटामिन है। अगर B1 की कमी हो गई तो फिजिकल पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, शरीर दुबला पतला हो जाएगा। और जो डिजीज होती है वो बी से ही नाम है बेरी बेरी में होता क्या है, बेरी में जो है बिल्कुल शरीर जो है दुबला पतला हो जाता है, बिल्कुल कमजोरी आ जाती है बॉडी में। नॉर्मली आपने सुना भी होगा जब कमजोरी आ जाती है तो हम B कॉम्प्लेक्स के जो है कैप्सूल लेते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स बी के अंदर क्या होता है, कमजोरी को दूर करने का जो है तरीका होता है। रिकेट्स आप सभी को पता होगा, रिकेट्स जो है एक बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी कि बोन जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। किस में बच्चा, रिकेट्स में। और रिकेट्स किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये बच्चों में होता है, ये किस में होता है, चाइल्ड में होता है। अगर आपसे यही पूछे कि एडल्ट में विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया होता है। कौन सा होता है, ऑस्टियो मलेशिया होता है, मलेशिया। तो आपको ये चीज़ें जो हैं अच्छे से याद रखनी है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट भी, डैश इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू विच पीपल स्प्रिंग फ्रॉम दिस कंडीशन आर अनेबल टू मेक हीमोग्लोबिन। यानी कि वो जेनेटिक, सबसे पहली तो बात ये है इनहेरिटेड का मतलब वो रोग जो बाई बर्थ है, यानी कि जो रोग जन्म से है उसको अपन बोलते हैं इनहेरिटेड, यानी कि जो बर्थ से है। और सिंपल सी बात याद रखना, जो इन बर्थ होता है उसको अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। और जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसका न ही तो कोई ट्रीटमेंट होता है, न ही तो कोई ट्रीटमेंट होता है और न ही कोई मेडिसिन होती है। कई दफ़ा एग्जाम में क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि रोग दे दिया जाता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसकी बीमारी की दवा जो होगी वो क्या होगी, कुछ नहीं होगी, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो हीमोग्लोबिन का नाम बनना जो है क्या कहलाता है, थैलीसीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, थैलीसीमिया कहलाता है। देखिए, जन्म से ही व्यक्ति के अंदर जो है एक ऐसा डिसऑर्डर आ जाता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम मात्रा में बनता है, बहुत कम बनता है। लगभग उस व्यक्ति को जो है 7 से 8 ग्राम तक जो है 8 ग्राम पर डेसीलीटर तक जो है इतना हीमोग्लोबिन रहता है किसके अंदर, थैलेसीमिया के अंदर। ठीक है भाई। अगर अब हीमोग्लोबिन वैसे अगर आपसे पूछे तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, वैसे कब कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कब कम होता है आपको मैं बता चुका हूं, जब आपको एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया डिसऑर्डर जो होता है वो जेनेटिक नहीं है, बाद में होता है। एनीमिया क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन की कमी जो है एनीमिया कहलाती है, लेकिन ये बाद की बात है। बाद की बात मतलब हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है, आयरन और B12 से होता है। तो आयरन और B12 की कमी से जो है ये रोग होता है, कौन सा, एनीमिया। ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, एक जो होते हैं वो एक्वायर्ड डिसऑर्डर होते हैं। तो ये एक्वायर्ड हो गया, एनीमिया एक्वायर्ड हो गया, मतलब ये बाद में हुआ है, बाद में जन्म के बाद हुआ है। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बस इस चीज को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे हीमोग्लोबिन होता कितना है आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। पर डेसीलीटर का मतलब आप समझते होंगे, डेसीलीटर का मतलब 1000
और डेसी का मतलब 1000 का 10वां हिस्सा मतलब 100 ग्राम। ठीक है भाई, 100 ग्राम पे जो है कितना ग्राम पाया जाता है, 12 से 16 ग्राम पाया जाता है। इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। देखिए मैंने आपको बताया था दो चीज होती है, एक वेक्टर होता है, एक पैथोजन होता है। वेक्टर जो पैथोजन को कैरी करता है यानी कि लेकर जाता है, उसको वेक्टर कहते हैं। पैथोजन कौन होते हैं? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, उनको कहते हैं। तो वेक्टर ऑफ मलेरिया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मलेरिया जो है एक प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, जिसको कौन फैलाता है? मलेरिया को जो है मादा एनाफिलीज फैलाती है, और यहाँ पर एनाफिलीज ही दे रखा है। वैसे आप याद रखना फीमेल होगी, फीमेल एनाफिलीज होगी, मेल एनाफिलीज नहीं होगा। एडीज मच्छर से 2 डिजीज याद रखेंगे आप, एक तो डेंगू याद रखेंगे, एक तो आपको डेंगू याद रखना है, एक जिक्का वायरस याद रखना है। जिक्का भी जो है वो किससे होता है? वो भी आपका एडीज मच्छर ही फैलाता है। क्लियर अभी? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुअर विजन इन ह्यूमंस कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मैंने आपको बताया है, अगर आपसे कभी भी आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपको एक ही विटामिन याद रखनी है, और उस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन ए है। विटामिन ए ही सभी लगभग जितनी भी आंखों से संबंधित बीमारियां होती हैं उनका कारण होती है, चाहे वो नाइट ब्लाइंडनेस है, चाहे जीरोप्थेल्मिया है, चाहे आपको कोरोनोसिस है, चाहे ऑप्थो से रिलेटेड कितने हैं, जितनी भी आंखों से संबंधित हैं वो सारी की सारी विटामिन ए है। अगर मैं बात करूं लोहे की, लोहे का आप सभी को पता होगा, लोहे का सिंबल जो होता है वो Fe होता है। लोहे के बारे में, लोहा जो होता है किसका निर्माण करता है? ब्लड का निर्माण करता है। ब्लड या हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है कौन? भी जो आपका आयरन होता है वो इसका निर्माण करता है। दूध में नहीं पाया जाता, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दूध में नहीं पाया जाता, इसीलिए दूध को जो है संतुलित आहार नहीं माना जाता है, आयरन ना पाए जाने की वजह से ही। ठीक है, उसके बाद जो आपकी लोहे की अधिकता जो होती है, लोहे की आयरन की अधिकता जो होती है, अधिकता से एक रोग हो जाता है, और एक रोग लोहे की कमी से होता है। दोनों को याद रखना, कमी से आप सभी को पता है एनीमिया हो जाता है। कमी होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा। अगर अधिकता हो जाता है तो अधिकता से आपका जो है सिडेरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिडेरोसिस। हिंदी में इसको लोहमीयता कहते हैं, लोहमीयता। ये क्वेश्चन पहले एसएससी बहुत ज़्यादा पूछती थी कि लोहार जो होते हैं, जो लोहे को पीटते हैं, उनके अंदर कौन सा रोग पाया जाता है? तो सिडेरोसिस पाया जाता है। देखिएगा, एक कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, एक होता है सिरोसिस, एक होता है सिरोसिस, एक होता है सिड्रोसिस। पढ़ने में सेम है, उसको भी सिडेरोसिस ना बोलकर सिरोसिस ही बोलते हैं, और इसको भी सिरोसिस ही बोलते हैं। दोनों की स्पेलिंग में बस फर्क है। सिरोसिस क्या होता है? सिरोसिस अगर मैं बात करूं तो ये लीवर से संबंधित है। लीवर का खराब होना क्या कहलाता है? आपका सिरोसिस कहलाता है, और लोहे की अधिकता होना सिडेरोसिस कहलाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। लोहा जो होता है वो पालक में पाया जाता है, पालक में जो है लोहे की अधिकता होती है। अगर आपसे पूछे लोहा कहाँ पर पाया जाता है, तो लोहा जो है पालक में पाया जाता है। कार्बन की मात्रा जो है लोहे, अगर जितना कार्बन ज्यादा होगा, ऐसे लिखेंगे, जितना कार्बन ज्यादा होगा उतना ही लोहा कमजोर होगा। कार्बन जितना ज्यादा होगा लोहा उतना कमजोर होगा। ये क्वेश्चन क्यों लिखवाया है? क्योंकि देखिए, कार्बन की अधिकता से कोयला तो अच्छा होता है, कोल जो है वो आपका बेस्ट क्वालिटी का होता है, जितना कार्बन ज्यादा होगा उतना ही अच्छा कोयला होगा। बट लोहे में कार्बन जितना ज्यादा होगा उतना ही लोहा क्या होगा? कमजोर होगा। विटामिन डी की कमी से आप सभी को पता ही है बोन रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है, ग्वाइटर घेंगा रोग होता है। गले की जो ये थायराइड ग्लैंड है ये सूज जाती है, इसमें सूजन आ जाता है, इसको अपन ग्वाइटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
डैश इज ए कॉमनली यूज्ड मेडिसिन दैट कैन हेल्प ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड रिड्यूस द हाईली बॉडी टेम्परेचर। देखिए ऐसी दवाई जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, आपके बुखार को उतारने और पेन को ठीक करने में किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं, पेन किलर पेन प्लस फीवर को दूर करने वाली जो मेडिसिन होती हैं उनको एंटी पायरेटिक बोलते हैं, एंटी पायरेटिक मेडिसिन बोलते हैं। एक एनाल्जेसिक होती हैं, एनाल्जेसिक जो होती हैं वो केवल पेन के लिए यूज की जाती हैं। एंटी पायरेटिक या एनाल्जेसिक लिख लेना, एनाल्जेसिक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेन और फीवर की मेडिसिन को क्या कहते हैं, तो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर पेन को फीवर के साथ क्यों ऐड किया गया है। देखिएगा, हालांकि केवल फीवर की एक मेडिसिन आती है, केवल फीवर की एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल लगभग सभी बच्चे जानते हैं, पीसीएम के नाम से ये जानी जाती है, पैरासीटामोल के नाम से जानी जाती है। लेकिन पैरासीटामोल फीवर के साथ पेन को भी ठीक करती है, इसलिए फीवर के साथ पेन को ऐड किया जाता है हर मेडिसिन में। वैसे पेन की, केवल सिंपल पेन की जो है डाइक्लोफेनेक आती है, डाइक्लोफेनेक आती है। नॉर्मल यूज की बात कर रहा हूं, नॉर्मली हम जो यूज करते हैं, बट डाइक्लोफेनेक से फीवर भी हल्का फुल्का जो है वो ठीक होता है। इसलिए इन दोनों मेडिसिन का कॉम्बो आता है। हमेशा आप देखना पैरासीटामोल के साथ डाइक्लोफेनेक जरूर मिलेगी आपको, कहीं पर भी आप किसी चीज की मेडिसिन लेने चले जाना। तो इसका राइट आंसर तो आपका पैरासीटामोल हो गया। क्या हो गया? पैरासीटामोल इज द राइट आंसर। और देखते हैं और कौन सा जो है इसका वो है। देखिए डेक्स्ट्रोमिथोरफन जो होती है, आपको बता देता हूं, डेक्स्ट्रोमिथोरफन जो होती है वो आपकी कोल्ड की है। कोल्ड को कफ लिख लो, कफ सही रहेगा। ये मेडिसिन जो है आपके कफ की है, कफ यानी कि खांसी की है। खांसी की मेडिसिन जो है वो डेक्स्ट्रोमिथोरफेन है। वैसे ये जो है एंटी एलर्जिक है, और आप सभी को पता होगा जो आपकी जो कफ होता है वो एलर्जी की वजह से होता है, ठीक है। आपका जो बिस्मुथ जो है वो आपकी पेट की अम्लीयता को दूर करता है, यानी कि आप ये कह सकते हो, उसको कहते हैं हार्ट बर्न, जो जलन होती है ना, जलन होती है, उसको ठीक करता है, ठीक है। तो उसको हार्ट बर्न बोलते हैं, हार्ट फायर बोलते हैं, हार्ट फायर को ठीक करता है, ठीक करता है। आप कहोगे कि सर ये हार्ट फायर क्या है, तो हार्ट फायर है पेट की अम्लीयता। आप कहोगे फिर पेट की अम्लीयता का हार्ट फायर से क्या संबंध है, तो आप कहते हो ना नॉर्मली जब जलन होती है तो कलेजे में जलन हो रही है, तो वो जो हार्ट फायर होती है, क्या होती है? हार्ट फायर। आप लिख सकते हो कलेजे में जलन होना, नॉर्मल शब्दों में अगर आप लिखना चाहो तो। उसके बाद जो है गुइफेंसिन क्या है? गुइफेंसिन जो है, गुइफेंसिन मेनली जो है आपकी मेडिसिन है जो किसका ट्रीटमेंट करती है, ये आपकी जो मतलब वोमिटिंग वगैरह होती है उसके लिए जो है यूज की जाती है। तो आपको ये याद रखनी है मेडिसिन के बारे में। कुछ मेडिसिन मैं लिखवा रहा हूं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एंटीबायोटिक होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं, और एंटीबायोटिक में आपको लिखना है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, वो पूछी जाती है ओफ्लोक्सासिन और रोक्सीथ्रोमाइसिन। जितने भी आइसिन INE है जितने, वो सारे के सारे आपकी एंटीबायोटिक हैं, वो सारी के सारी क्या हैं? एंटीबायोटिक हैं। एक होती है आपकी एंटीसेप्टिक भी बैक्टीरिया को मारती हैं, लेकिन घाव वगैरह को साफ करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि आपका डिटोल डिटोल से घाव साफ करते हैं। जैसे कि H2O2 है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। ये जो है आपकी क्या है, ये सारी की सारी जो है आपकी क्या है? एंटीसेप्टिक हैं। ट्रांसक्यूलिफर भी आती हैं, बहुत सी मेडिसिन होती हैं जो यूज की जाती हैं, ठीक है भी। तो इतना बहुत है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके मेडिसिन से, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सी हैं, जैसे वोमिटिंग की होती हैं, आपकी डोमपेरिडोम होती है, जो है दस्तों की भी होती है, वोमिटिंग की भी होती है, सिर के चक्रों की भी होती है, अलग अलग मेडिसिन होती हैं। आपको इतनी मेडिसिन का कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज़ का मतलब क्या है? डायबिटीज़ का मतलब भाई शुगर लेवल का बढ़ना, शुगर लेवल बढ़ना जो है वो डायबिटीज कहलाता है। शुगर लेवल कितना बढ़ना भाई? 90 से 110 जो होता है वो नॉर्मल होता है, इससे ज्यादा होना क्या कहलाता है भाई? शुगर लेवल। अभी आपका जो है शुगर लेवल बढ़ गया है। अब आप कहोगे सर शुगर क्या होता है, इसने यही पूछा है कि
लेवल में इंडिविजुअल ब्लड बिकम्स टू हाई, मतलब ब्लड में क्या बढ़ जाता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपके ब्लड में जो है वो कौन पाया जाता है, कौन सा शुगर पाया जाता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है। कौन पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ब्लड में कौन सा शुगर पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। मधुमेह जो है वो किसकी वजह से होता है? ग्लूकोज की वजह से ही होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये इंक्रीज कैसे होता है, ये क्वेश्चन आपके मन में आता है कि डायबिटीज जो होता है वो बढ़ जाता है, ये कैसे होता है? तो इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, एक हार्मोन इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड में, ग्लूकोज बढ़ जाता है यानी कि शुगर बढ़ जाता है किसमें? ब्लड में। इंसुलिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो आपका इंसुलिन हार्मोन जो है वो इंसुलिन हार्मोन को पैनक्रियाज ग्लैंड की बिट्टा सेल रिलीज करती है। बिट्टा सेल होती है पैनक्रियाज ग्लैंड में, अग्नाशय ग्रंथि की बिट्टा सेल जो है इसको रिलीज करती है, किसको भी? इंसुलिन हार्मोन को। क्लियर भी? तो आपको इस चीज का याद रखना है। अब देखिएगा डायबिटीज को मापने का यंत्र क्या है? तो डायबिटीज को मापने का यंत्र ग्लूकोमीटर है। ग्लूकोमीटर ग्लूकोज से ही बना है, ग्लूकोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो जिससे हमें पता चलता है डायबिटीज है या नहीं है, उसको अपन क्या कहते हैं? ग्लूकोमीटर कहते हैं। मधुमेह को मापने का जो यंत्र है वो ग्लूकोमीटर है। क्लियर भी? चलिएगा नेक्स्ट पर। सुक्रोज जो है, सुक्रोज क्या है मैं आपको बता देता हूं। सुक्रोज आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल शुगर है। आर्टिफिशियल शुगर का मतलब जैसे कि आपका चीनी है, गुड़ है, इन सभी में आर्टिफिशियल शुगर सुक्रोज पाई जाती है। माल्टोज क्या है? माल्टोज को बादामी शुगर बोलते हैं, बादामी शुगर बोलते हैं, बादाम में पाए जाने की वजह से बोलते हैं। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज जो है ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड है। ये जो है एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड, डायरेक्ट पूछा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई और पॉली। ठीक है, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन भी आपका? ग्लैक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट द लेवल ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ने या घटने का में इसका कोई रोल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हीमोग्लोबिन मैं बता चुका हूं रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, पिगमेंट होता है, रेस्पिरेशन में सहायता करता है, ऑक्सीजन को लेके आता है, CO2 को बाहर निकालता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। इसका कलर जो होता है वो वॉयलेट होता है। वास्तविक कलर जो होता है इसका कैसा होता है? बैंगनी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? बैंगनी होता है। लेकिन जब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिला होता है तो इसका कलर रेड होता है। आपसे पूछ सकता है हीमोग्लोबिन रेड कब होता है? जब इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है तो इसका कलर जो है वो ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू होता है। तो ब्लड के तीन कलर हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड में ही होता है। वास्तव में ब्लड का कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम पाया जाता है, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। हीमोग्लोबिन को बनाता कौन है? हीमोग्लोबिन को बनाने वाली दो चीज हैं, एक तो आयरन बनाता है हीमोग्लोबिन को और एक बनाती है B12। ये दोनों चीजें जो हैं हीमोग्लोबिन को क्रिएट करती हैं। ठीक है भी। अब हीमोग्लोबिन कब कम होगा? सिंपल सी बात है, देखिएगा अभी इधर देखना। क्या ब्लड की डेफिशिएंसी से हीमोग्लोबिन कम होगा? बिल्कुल सर जी। ब्लड कितना होता है शरीर में? ब्लड कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। और हीमोग्लोबिन कितना होता है? हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, मतलब 100 ग्राम में इतना होता है। तो अब सिंपल सी बात है, ब्लड की बात कर रहा हूं, ब्लड में इतना होता है ये। अब सिंपल सी बात है, अगर यहां से ब्लड घटेगा तो हीमोग्लोबिन भी तो घटेगा। बिल्कुल सिंपल बात है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसने कहा क्या है? नॉट इफेक्टेड, मतलब ना पूछा है। आयरन की कमी होगी तो बिल्कुल भी आयरन इसको बनाता है तो भी होगा। मेमोरी लॉस होगा। अब एक बात बताओ, ब्रेन की मेमोरी लॉस हो रही है, हीमोग्लोबिन कम क्यों होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मेमोरी लॉस ही होगा। गर्भाशय यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल हीमोग्लोबिन कम होगा, क्योंकि उस हीमोग्लोबिन को प्रेगनेंसी में बच्चा भी तो यूज करेगा भाई ब्लड को। ठीक है, उस टाइम पे ब्लड जो है माँ के ब्लड को, माँ की हीमोग्लोबिन को यूज करेगा। प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन कम होता है। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा जो मतलब संभाल कर जो चीज रखी जाती है या सबसे ज्यादा मतलब प्रेगनेंसी में ध्यान दिया जाता है वो दो ही चीजों पर दिया जाता है, हीमोग्लोबिन पर। और हीमोग्लोबिन को कौन बनाता है? आयरन बनाता है। कौन बनाता है? आयरन और B12। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान 2 टेबलेट जरूर दी जाती हैं। एक तो किसकी दी जाती है? आयरन की टेबलेट दी जाती है, और एक किसकी दी जाती है? B12 की। वैसे वो कहेंगे B कॉम्प्लेक्स की टेबलेट है ये।
ये टेबलेट चलाई जाती हैं। वैसे गर्भवती महिला को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पालक यानी कि हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हालांकि आज के टाइम में उल्टा काम है, वो करती किसका है, पिज्ज़ा बर्गर, ठीक है, मतलब जहर को खाती हैं। जिसको खाना चाहिए वो तो खाना नहीं, मतलब आप समझ सकते हो। नेक्स्ट सुनना, नेक्स्ट अभी निक्टोफोबिया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ फोबिया क्या होता है। फोबिया होता है फियर, किसी भी चीज से डर लगना, क्या कहलाता है, फोबिया कहलाता है। हालांकि ये जो है आप इसमें ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का काम है ये। देखिए सबसे पहले बर्ड्स के लिए वर्ड है ऑर्निथोफोबिया जो होगा वो आपका क्या होगा, यानी कि पक्षियों से डर लगना ऑर्निथोफोबिया कहलाएगा। पक्षियों से डर लगना क्या कहलाएगा, ऑर्निथोफोबिया कहलाएगा। डार्कनेस से डर लगना, अंधेरे से डर लगना क्या कहलाएगा, निक्टोफोबिया कहलाएगा। पशुओं से डर लगना जूफोबिया कहलाएगा। प्रकाश से डर लगना यानी कि लाइट फोबिया कहलाएगा, फोटोफोबिया कहलाएगा। तो यहां पर मे भी आपको आंसर मिल गया होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो डार्कनेस होगा। ठीक है भाई, निक्टोफोबिया इज द राइट आंसर। तो अलग अलग टाइप के जो है, अलग अलग जो है आपके फियर होते हैं। आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो इनको, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। ग्वाइटर बार बार आ रहा है। घेंगा रोग जो है वो किसकी वजह से होता है, थायराइड ग्लैंड के खराब होने की वजह से। आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग होता है। क्लियर अभी, चलिएगा। आयरन की कमी से मैंने आपको बता दिया, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी। ठीक है भाई, और कैल्शियम की कमी से जो है आपकी बोन जो है वो कमजोर हो जाएंगी। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे ही बता चुका हूं आपसे। डेंगू इज क्योज्ड बाय, डेंगू जो है आपको फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मैं जो है आपको नहीं करवाऊंगा। डेंगू जो है वो एडीज मच्छर की वजह से होता है। किस मच्छर की वजह से होता है, एडीज नाम के मच्छर की वजह से होता है। तो मच्छर मॉस्किटो इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। चूहों से प्लेग फैलता है, ये बात याद रखना, चूहों से प्लेग फैलता है। चमगादड़ से कोविड कर लो भाई, चमगादड़ से कोविड-19 भी आ सकता है। चूहों से प्लेग फैलता है। ठीक है, मक्खी जो होती हैं इनसे बहुत बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस है, काला आजार है। तो इससे निंद्रा रोग लिख लो भाई, निंद्रा रोग लिख लेना। सीसी मक्खी जो होती है उससे निंद्रा रोग फैलता है। तो ये जो है सभी चीजें जो होती हैं वो वेक्टर हैं। ये हैं क्या, सारी के सारी, ये सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। क्लियर अभी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम द हार्मोन की बात की है एसोसिएटेड विद द डायबिटीज। हार्मोन क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो सुनना। हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं या फिर बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं। क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। हार्मोन को एंडोक्राइन ग्लैंड स्रावित करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड अंत्यस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। कौन भी, हार्मोन। डायबिटीज, इधर देखना, डायबिटीज क्या है, शुगर का बढ़ना क्या कहलाता है, डायबिटीज। या ग्लूकोज का बढ़ना क्या कहलाता है, डायबिटीज कहलाता है। अभी ये अपन पहले कर चुके हैं। तो डायबिटीज को कौन कंट्रोल कर रहा था, इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल कर रहा था। राइट आंसर जो होगा वो कौन होगा, इंसुलिन होगा। इंसुलिन हार्मोन को कौन स्त्रावित करता है, आपसे क्वेश्चन पूछे तो पैनक्रियाज ग्लैंड स्त्रावित करती है। पैनक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि कौन सी हार्मोन को स्त्रावित करती है। और आपसे पूछ सकता है पैनक्रियाज की कौन सी सेल, तो बिट्टा सेल स्त्रावित करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। थायरोक्सिन को कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन का निर्माण करता है। और आयोडीन या थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है। ये अभी अभी अपन ने किया है। प्रोलैक्टिन, सबसे पहले तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज कौन करता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। आपके ब्रेन में ग्लैंड होती है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन को कौन रिलीज करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। सर जी काम क्या होता है इसका, तो इसका काम सुन लेना। ये जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये मिल्क इजेक्शन में जो है सहायता करते हैं। जो फीमेल की मेमरी ग्लैंड होती हैं, जब
प्रेगनेंसी के बाद बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को मिल्क की जरूरत होती है, तो जो वो मेमरी ग्लैंड होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, वहां से दुग्ध इजैकुलेट करने में सहायता करता है कौन भी, प्रोलैक्टिन दुग्ध को इजैकुलेट करता है। देखिए मिल्क इजैकुलेशन में सहायता करता है, में सहायता, दूध को बाहर निकालता भैया, बनाता नहीं है दूध का। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कौन करता है, ये लिख लेना इंपॉर्टेंट अभी, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, जो मिल्क ग्लैंड में मिल्क की फॉर्मेशन कौन करता है, तो वो ऑक्सीटोसिन करता है। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फर्क है दोनों में, दूध बनाने में और दूध इजैकुलेट करने में फर्क है, निकालने में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन जो है सेम सेम है, बट जो है आंसर जो है इनके डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन सी जो है बीमारी बैक्टीरिया से होती है, तो बैक्टीरिया से मैंने सारी बीमारी आपको करवाई थी। चलिएगा टीटीटी तो याद रखना, टीटीटीबी, टीबी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का ही नाम है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के नाम के बैक्टीरिया से ही होती है। ट्यूबी जो है एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि खांसने और छींकने से जो है ये बीमारी क्या होती है, फैलती है। उसके बाद टीबी के लिए बीसीजी का टिक्का लगाया जाता है। किसका टिक्का लगाया जाता है, बीसीजी का टिक्का लगाया जाता है। इसका मेन सिम्टम क्या है, मुख्य सिम्टम क्या है, मेन सिम्टम क्या है, मेन सिम्टम, मुख्य लक्षण क्या है, मुख्य लक्षण ये है कि खांसते समय खून आएंगे, ब्लीडिंग ड्यूर कफ, ब्लड ड्यूरिंग कफ, यानी कि जब खांसेंगे उस टाइम पे जो खून आएगा, एक ही टाइम पर खून आएगा, वो होता है आपका टीबी। हालांकि ये पहले बहुत ही खतरनाक बीमारी होती थी, अब जो है इसको कंट्रोल कर लिया गया है। स्वाइन फ्लू आप सभी को पता होगा, स्वाइन फ्लू जो है आपका कैसा रोग है, स्वाइन फ्लू जो है बर्ड से फैलता है, सुअर से फैलता है, और ये जो है एक वायरल डिसऑर्डर फ्लू है नॉर्मली। जापानी फ्लू है, ये भी आपका जो है एक बुखार है। इन्फ्लुएंजा भी एक बुखार है, वायरस से फैलता है। तीनों वायरस से फैलते हैं, एक ही जो है बैक्टीरिया से फैलता है। जिक्का वायरस, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार इसको करवाने का कोई औचित्य नहीं है। जिक्का वायरस एडीज मच्छर से फैलता है। डेंगू और जिक्का वायरस एडीज मच्छर से फैलते हैं, इसको जो है आपको याद रखना है अच्छे से। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। वेरियोला जोस्टर से चिकन पॉक्स फैलता है। वेरियोला जोस्टर जो है, वेरियोला वायरस जो है, इससे चिकन पॉक्स फैलता है, चिकन पॉक्स फैलता है, चेचक जिसको अपन कहते हैं, ये फैलता है वेरियोला जोस्टर से। नेक्स्ट भी डिजीज लाइक द डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर क्योज्ड भाई। अब देखिए, चलो ये मान के चलो डाइसेंट्री आपको नहीं पता, बट मलेरिया तो आपको पता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और मिल गया आपको। डाइसेंट्री रोग जो होता है, जिसके अंदर जो ब्लड जो होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, फ्लो बढ़ जाता है जब कट वट लगता है, तो उसको बोलते हैं आपका डाइसेंट्री। तो डाइसेंट्री जो होता है वो और मलेरिया, ये किस प्रकार के रोग हैं, ये किससे होते हैं, तो ये दोनों के दोनों प्रोटोजोअल डिसऑर्डर हैं। कैसे डिसऑर्डर हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। ये मैं आपको पहले क्लास में सारा बहुत डिटेल से करवा चुका हूँ, बार बार करवाने का औचित्य नहीं है। When a disease carrying microbe enters our body, the body produce dash to fight the microbe। मतलब जब कोई भी रोग, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है। देखिएगा मैं आपको पूरा फंडामेंटल समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मान के चलो हमारी बॉडी के पास एक डिजीज आई, कोई भी बीमारी आई। अब बीमारी नहीं आती, वास्तव में बीमारी का पैथोजन आता है। कौन आता है, पैथोजन। बीमारी किसकी वजह से होती है, पैथोजन की वजह से। पैथोजन बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, प्रोटोजोआ होगा, कोई भी होगा, उसकी वजह से बीमारी होगी, ठीक है। जैसे ही बीमारी आती है ना, जैसे ही पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी के पास एक चीज है जिसका नाम है WBC। हमारी बॉडी का नाम है WBC। हमारी शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड कार्पल सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट्स WBC के अंदर एक सेल है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट्स। ये टी लिम्फोसाइट सेल जो हैं, ये टी लिम्फोसाइट सेल क्या करती हैं, आप सभी को पता होगा, ये इम्यूनिटी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, इम्यूनिटी बनाती हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी कहलाती है। WBC टी लिम्फोसाइट सेल होती हैं, वो इम्यूनिटी का निर्माण करती हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, देखिए इम्यूनिटी जो होती है या फिर WBC जो है या लिम्फोसाइट जो है, वो क्या करते हैं, एंटीजन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, एंटीजन रिलीज करते हैं। अब सुनना, यहाँ पर बहुत अच्छी बात आएगी।
ये एंटीजन रिलीज करेंगे कौन, WBC। जैसे ये पैथोजन आएगा बॉडी के अंदर, जैसे मान के चलो कोई फीवर का पैथोजन मेरे पास आया, मेरी एंटीबॉडी ने, मेरी इम्यूनिटी ने, एंटीबॉडी जो बनी हुई है उन्होंने सबसे पहले पैथोजन के पास गई, पैथोजन के पास जाके देखा, हाँ भाई तू कौन है, कैसा है, कैसा दिखता है, तेरा ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारी चीज पहचान कर ये एंटीजन आ जाती हैं इम्यूनिटी के पास। इम्यूनिटी बैठी है तैयार लड़ने के लिए, लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए। अब क्या करती है, एंटीजन ने तो अपना काम कर दिया कि भाई ठीक है, तूने पहचान दिया ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी बीमारी आई है, उसके पास एक तलवार है, एक चक्कू है, ये है, फलाना है, सब कुछ है। अब ये एंटीजन आती है इम्यूनिटी के पास, इम्यूनिटी कहती है अच्छा ये चीज है, रुक मैं तेरे लिए इलाज करती हूँ। अब ये क्या करती है इम्यूनिटी है ना, इस जैसी बीमारी, इस बीमारी से लड़ने के लिए उसी के जैसा एंटीबॉडी तैयार करती है। क्या तैयार करती है, एंटीबॉडी तैयार करती है, जो किसको मारती है, पैथोजन को मारने के लिए सही है। अब ये एंटीबॉडी इम्यूनिटी ने बना दी, अब ये बनाने के बाद एंटीबॉडी पैथोजन को क्या कर देगी, मार देगी, और बीमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब यहां पर एक चीज और सुनना, एंटीबॉडी पैथोजन को मार देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के पास इम्यूनिटी है, हमारे शरीर के पास हर बीमारी का इलाज है, फिर हम मेडिसिन क्यों लेते हैं? कोविड-19 को हमारी बॉडी क्यों नहीं पहचान पाई? फिर अब सुनिएगा भाई, एंटीबॉडी इम्यूनिटी जब ही तो बनाएगी जब पहचान पाएगी। कोविड को तो पहचान ही नहीं पाई थी, उसकी पहचान ही नहीं थी, पहले नहीं आया था ना ये बीमारी। अगर कोई बीमारी एक बार शरीर को हो जाती है ना, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी पहचान जाती है कि बीमारी कैसी है, अगली बार वो बीमारी होती है तो उसको, उसके लिए तैयार है एंटीबॉडी बॉडी के पास, फिर वो उसको बहुत जल्दी मार के भगा देगी। इसीलिए जिसके पास पहली बार कोविड-19 हुआ था ना तो खतरनाक था, लेकिन दूसरी बार हुआ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मेरी बॉडी तैयार है, मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी बना रखी है, तेरा को देख लेगी अब तो। अब सुनना मेरी बात, इम्यूनिटी भी टू टाइप की होती है, इम्यूनिटी भी टू टाइप की होती है। एक होती है एक्टिव, एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव, पैसिव इम्यूनिटी। अब सुनना भाई, मान के चलो कोई बीमार, मैं मुझे बुखार हुआ था, बुखार हुआ था तो मेरी बॉडी ने उस बुखार को ठीक किया था एंटीबॉडी बना के, मतलब बुखार की एंटीबॉडी मेरे पास है। तो इसको अब दूसरी बार जो बुखार होगा उस टाइम पर मेरी जो इम्यूनिटी होगी वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। लेकिन ऐसी बीमारी जो पहले हुई ही नहीं और उसके लिए जो इम्यूनिटी है वो पैसिव इम्यूनिटी, या फिर ऐसे समझो, सुनना, मेरी इम्यूनिटी इस बुखार को ठीक नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, मतलब वो पैसिव है। अब पैसिव है तो उसको एक्टिव बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, पैरास्टामोल ले ली, एक गोली ले ली पैरास्टामोल, और उस पैरास्टामोल ने क्या किया, मेरी इम्यूनिटी को एक्टिव कर दिया, और उस एक्टिव ने किसको मार दिया, पैथोजन को मार दिया। तो सिंपल सी बात है, एंटीबॉडी का रोल है सारा का सारा, एंटीबॉडी का रोल है। एंटीबॉडी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, एंटीजन मत कर देना। इसने क्या पूछा, इसने ये पूछा व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर्स आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करती है, टू फाइट द माइक्रोब्स। तो एंटीजन तो हमारे पास हैं, वो तो देख का होंगे भाई क्या रखा है, कैसी बीमारी आई है, ऐसी बीमारी आई है, लेकिन मारकर कौन भगाएंगे भाई, एंटीजन तो बता देंगे ऐसी ऐसी बीमारी आई है, फिर इम्यूनिटी हमारी तैयार करेगी एंटीबॉडी को, ले भाई तू जा, तू लड़के आ, मार के आ। तो ये जो है सिस्टम होता है हमारे पास, कोई भी बीमारी होती है ऐसे ही ठीक होती है। ठीक है भाई, इम्यूनिटी अच्छा करो, इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो इसका मतलब ये सुनो आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अच्छा खाओ, अच्छा जो है प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो क्वेश्चन कहां से पूछा गया है ये देखता हूं, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस, क्वेश्चन है हेपेटाइटिस से, हेपेटाइटिस से। देखिए मैं आपको बता देता हूं, हेपेटाइटिस जो है एक लीवर की बीमारी है, लीवर खराब होने से जो है हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई 5 प्रकार का जो है हेपेटाइटिस होता है, जिसमें बी हेपेटाइटिस जो है, बी हेपेटाइटिस जो है वो सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। अगर आपसे पूछे सबसे खतरनाक कौन है, बी हेपेटाइटिस है, हालांकि इसकी वैक्सीन तैयार कर रखी है इसलिए इसको ट्रीट किया जा सकता है बी हेपेटाइटिस, और छोटे मोटे हैं हेपेटाइटिस, उनका ज्यादा कोई रोल है नहीं। चलिएगा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक एचआईवी, एचआईवी की तरह फैलता, बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत खतरनाक है भाई बी। अनलाइक हेपेटाइटिस सी देयर इज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, ये गलत है भाई, बी के लिए है, सी के लिए नहीं है, उल्टा कर दो। तो गलती पूछा ना, इज नॉट करेक्ट।
तो गलती पूछा तो यही गलत हो जाएगा। चलिएगा और भी पढ़ ले। ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद HIV। बिल्कुल ठीक है भाई, HIV से ज़्यादा जो है किसके पेशेंट हैं, ये जो है हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट हैं, ये बिल्कुल ठीक है। सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस डोंट शो द सिम्टम्स फॉर मैनी ईयर। बिल्कुल भाई, हेपेटाइटिस के सिम्टम नहीं दिखते। किसी के लीवर में प्रॉब्लम हो गया, हेपेटाइटिस हो रखा तो बहुत साल तक उसको सिम्टम नहीं दिखते, लेट टाइम पर जो है उसको सिम्टम्स दिखते हैं। ये दोनों के, ये सभी ठीक हैं, बी जो है वो गलत है, यही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूनिन क्यूनिन एक्सट्रैक्टेड, मतलब क्यूनिन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है भाई? बहुत ही अच्छी दवा क्यूनिन भारत की खोज किसके लिए यूज की जाती है? मलेरिया रोग के लिए यूज की जाती है, मलेरिया युग के लिए यूज की जाती है। कोविड-19 में बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी, चर्चा में आई थी, चर्चा में आई थी। क्यों चर्चा में आई थी? क्योंकि अमेरिका ने क्यूनिन की डिमांड कर दी थी। ऐसा माना गया था कि क्यूनिन जो है वो कोविड-19 का ट्रीटमेंट कर रही है, ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है, इसलिए बहुत से देशों ने क्या किया? क्यूनिन मंगानी स्टार्ट कर दी। अब भारत में क्यूनिन का प्रोडक्शन होता है, क्यों? क्योंकि क्यूनिन जहां से प्राप्त की जाती है वो पेड़ भारत में है, तो भारत में प्रोडक्शन होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री PM मोदी साहब जो है बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ सकते होगे, ठीक है, खुश विश्व में ने क्यूनिन को मंगा लिया। हालांकि बाद में पता चला क्यूनिन से कुछ नहीं हुआ, वो एक अलग चीज था। लेकिन भारत में तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। आप ये मान के चलो, क्यूनिन जो मात्र 50 पैसे में मिलती थी, वो दवा इस खबर की वजह से मार्केट से लुप्त हो गई, मतलब स्टॉक मार लिए सबको। कोई मिल भी रही थी ना, मेरे को याद है मैं लेने गया था एक क्यूनिन की गोली जो 50 पैसे में मिलती थी, मलेरिया के लिए यूज की जाती थी, वो 500 रुपए में भी नहीं मिल रही थी। यानी कि इतना भ्रष्टाचार कोविड-19 में, तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। ये मेडिसिन मलेरिया के लिए यूज की जाती है, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। और ये कहाँ से प्राप्त की जाती है? सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है। और ये सिनकोना जो पेड़ जो है ये भारत में पाया जाता है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा क्यूनिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है भाई, तो कोविड-19 में बहुत ज्यादा चर्चा में थी, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। इसको जो है इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेहन द कैटरपिलर। देखिए कैटरपिलर के बारे में बताता हूँ। कैटरपिलर मतलब तितली की, मतलब जो छोटी जो तितली होती है उसको कैटरपिलर बोलते हैं। व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल कॉल्ड डैश, इट फर्स्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। मतलब उस वेव को क्या कहते हैं? एक से मतलब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? रेडी टू नेक्स्ट स्टेज। देखिए स्टेज के नाम लेता हूं। सबसे पहला स्टेज होता है एग, उसके बाद होता है लार्वा, जिसको अपन मेनली कैटरपिलर बोलते हैं, जिसको अपन कैटरपिलर बोलते हैं। और उससे अगला स्टेज जो होता है वो होता है प्यूपा, और प्यूपा के बाद अगला स्टेज होता है एडल्ट। जो आपकी तितली जो होती है उसके 4 स्टेज होते हैं कैटरपिलर के, जिसमें एग के बाद लार्वा, लार्वा को ही कैटरपिलर बोलते हैं। ये एज है, पहले एग होगा, एग फूटने के मतलब एग को फूटने के बाद क्या होगा? लार्वा, मतलब कैटरपिलर, छोटा जो है तितली कह सकते हो आप। फिर प्यूपा होगा, फिर एडल्ट तितली हो जाएगी। ये जो होता फेज होता है किसी भी तितली का। तो याद रखना, इसने पूछा कैटरपिलर के बाद क्या आएगा, तो कैटरपिलर के बाद प्यूपा आएगी। क्या आएगी? प्यूपा आएगी। एग पहला फेज है, फर्स्ट फेज एग है, और लास्ट फेज जो है वो एडल्ट है। और ये कोकून क्या है? कोकून मैं बता देता हूँ। जो एग के बाहर जो कवरिंग होती है उसको कोकून बोलते हैं। तो ये जो है किसी भी फेज से संबंधित नहीं है, फेज नहीं है, ये अलग से ही फंडामेंटल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। The phenomena whereby the female gamete undergoes development to form new organism without fertilization in some organisms like honeybees, some lizards and the birds is called। इसने क्या कहा है कि कोई फीमेल गैमेट फर्टिलाइज ना करे और डायरेक्ट क्या हो जाए? डेवलप हो जाए, उस फेनोमेना को क्या कहते हैं? देखिएगा अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे हम रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रकार का होता है। छोटे से लेकर बड़े प्लांट तक रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं, छोटे जीव भी रिप्रोडक्शन करते हैं, बैक्टीरिया भी रिप्रोडक्शन करता है, हम भी रिप्रोडक्शन करते हैं। हमारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सभी को पता है, हमारा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल सी बात है, मेल होगा और फीमेल होगा, मेल होगा और फीमेल होगा। स्पर्म और ओवम जुड़ेंगे, स्पर्म
और ओवम जुड़ेंगे और जुड़कर जाइगोट बना देंगे और जाइगोट आगे जाके बच्चे की फॉर्मेशन कर देगा। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब मेल ना हो चाहे फीमेल, एक मेल हो चाहे फीमेल हो, केवल एक भी होना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब गैमेट बनते ही नहीं है, ये गैमेट कहलाते हैं स्पर्म और ओवम, ठीक है। अब एसेक्सुअल में बहुत से टाइप होते हैं, जैसे कि बडिंग होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है, और भी बहुत से जो है आपके रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसके अंदर इसने कहा है कि फीमेल गैमेट, केवल फीमेल गैमेट क्या करता है, मेल गैमेट से मिले बगैर डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन कर लेता है। हम क्या करते हैं, स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है, तो फीमेल मेल के साथ मिलता है तो ही तो बच्चा तैयार होता है, फर्टिलाइजेशन तभी तो होता है। लेकिन एक ऐसी फेनोमेना जिसमें केवल फीमेल गैमेट ही फर्टिलाइज कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे मैं बता देता हूं, देखिए बडिंग क्या होती है, बडिंग मेनली हाइड्रा करता है, हाइड्रा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रा बडिंग किस में पाई जाती है, तो हाइड्रा में पाई जाती है। एक एनिमल होता है, आप मान सकते हो ऐसे करके प्लांट की तरह ही मान के चलो, ठीक है। हाइड्रा जो होता है वो अपने आप में से एक अलग से, मतलब अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म निकाल देगा और ये अलग होके अलग ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है, अपने एक हिस्से में दूसरा हिस्सा निकाल के दे देगा, ये होता है बडिंग, बडिंग हाइड्रा में होता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब विखंडन, विखंडन का मतलब एक कोई चीज है वो टूटकर बहुत सी, मतलब मान के चलो अमीबा में विखंडन पाया जाता है, अमीबा, अमीबा क्या करता है, एक टूटकर बहुत से अमीबा बना देता है, उसको बोलते हैं अपन फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद अपोमिक्सिस, अपोमिक्सिस में क्या होता है, ये प्लांट में मेनली पाया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा अपोमिक्सिस में क्या होगा, जो रूट, जो स्टेम होगी वो रूट का रूप धारण कर लेगी, मतलब आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगी अपने आप, ठीक है, इसकी अपो मिक्सिंग होता है। एक होता है पैर्थेनोजेनेसिस, पैर्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, केवल फीमेल एग जो है वो डेवलप करती है, फर्टिलाइज कर देती है और बेबी को तैयार कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा बी, हनी बी, आपने सुना होगा मधुमक्खी के छत्ते में मेल पार्ट नहीं होता, केवल फीमेल पार्ट होता, केवल फीमेल होती हैं। तो वो फीमेल कैसे फर्टिलाइज करती हैं, वो केवल अपने अंड को ही फर्टिलाइज कर लेती है, अपने ओवम को ही फर्टिलाइज कर लेती हैं और उसी से बी बन जाती है, ये बात याद रखिएगा। तो बी, लिजार्ड वगैरह जो हैं, ये सब के सब जो हैं सेम, इनको जो है मेल की जरूरत नहीं होती। इसने कह रखा सम लिजार्ड, सभी लिजार्ड नहीं, और इसने कह रखा सम बर्ड्स, सभी बर्ड्स नहीं। कहीं आप सोचो नहीं जी हमारे घर की तो लिजार्ड जो है ऐसा नहीं करती, ठीक है, ऐसा मत कर लेना, ठीक है। तो सम की बात की है, इसमें मेन सही एग्जाम्पल जो होगा हनी बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। During fertilization in living beings, fusion of male and female gametes take place to form a cell called, मतलब इसने कहा फ्यूजन का मतलब होता है दो का जुड़ना, मेल और फीमेल। जैसे कि अपना जो स्पर्म जो होता है, स्पर्म किसके साथ जुड़ता है, ओवम के साथ जुड़ता है, ओवम के साथ जुड़ता है, ओवम के साथ जुड़ता है, और जुड़कर क्या बनाता है, ओवम के साथ जुड़कर, ओवम के साथ जुड़कर जाइगोट का निर्माण करता है, एक अंडा बनाता है, उसको अपन बोलते हैं लगभग 10 डे तक जाइगोट रहता है, 10 डेज तक जो है जाइगोट रहता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन जाइगोट बोलते हैं, इसको अपन जो है आपको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। स्पर्म का ओवम के साथ मिलकर जाइगोट का बनाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये जाइगोट कहाँ बनता है, अगर मैं ये बात कहूँ तो फीमेल के अंदर, देखिए फीमेल के अंदर जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, आप तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको मैं डायरेक्ट ही ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ, इतना अच्छा जो है चित्रकारिता मेरी है नहीं, ठीक है। जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये आप ओवरी होंगी जहां से ओवम निकलेगा, दो ओवरी होती हैं, और ये जो होगा आपका यूटेरस होगा, ये जो हिस्सा होगा यूटेरस होगा, ये और ये जो ट्यूब होगी इसको बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ये जो स्पर्म ओवम जो होती है वो यहां पर मिलते हैं दोनों एक दूसरे से और जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट जाके यहां पर ये होता है यूटेरस, यूटेरस होता है गर्भाशय कह सकते हो आप, माँ का पेट जहाँ पर बच्चा जो होता है डेवलप होता है। यहाँ पर जाइगोट 10 दिन के बाद यहाँ पर चला जाता है और यहाँ पर जाकर क्या बन जाता है, एम्ब्रॉय बन जाता है, और एम्ब्रॉय आगे जाके चाइल्ड बन जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, जाइगोट होगा। ये बात याद रखना, जाइगोट जो होता है फैलोपियन ट्यूब में रहता है। फैलोपियन ट्यूब बाद में कहाँ पर, ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये आपका जो है यूटेरस में शिफ्ट हो जाता है, गर्भाशय में शिफ्ट हो जाता है, और क्या बन जाता है, एम्ब्रॉय बन जाता है। क्या बन
जाता है, एम्ब्रोय बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रोय आगे जाके बेबी में डेवलप हो जाता है। ये सीन रहता है आपके फर्टिलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों का संघनन कहां पर होता है? अभी अभी तो बताया, ये दोनों जो हैं मिलते यहां पर है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन 10 दिन बाद फिर पनपते कहां पर है, मतलब फिर 9 मंथ तक कहां पर रहते हैं, बेबी कहां पर तैयार होता है? तो वो यूटेरस में होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फैलोपियन ट्यूब होगा। इसने मिलते कहां पर है ये पूछा है, मिलते कहां पर है। ठीक है, ओवरी वो जगह है जो ओवम को रिलीज करती है, ओवम को रिलीज करती है। ये फीमेल गैमेट होता है, इसको रिलीज करती है। और ओवरी ओवम को केवल एमसी के 14th डे ही रिलीज करती है, ये बात आप याद रखिएगा। 14वें दिन रिलीज करती है। एमसी होती है महिलाओं में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। पहला दिन जो होता है फर्स्ट डे जो है ब्लीडिंग से जो है फर्स्ट डे माना जाता है, जिस दिन ब्लीडिंग होती है उस दिन पहला दिन माना जाता है। उसके बाद जो 14th डे आता है, इस दिन जो है ओवम रिलीज होता है। इस दिन क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, अगर इस टाइम पर, इस 14th डे या फिर 12 से लेकर 16 दिन तक इस टाइम पर अगर स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी आ जाती है। अगर नहीं मिलता है तो प्रेगनेंसी नहीं आती है, और प्रेगनेंसी नहीं आएगी तो फिर 28 दिन बाद फिर से क्या हो जाएगी? एमसी स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहां पर स्पर्म मिल जाता है इन 14th डे के आसपास में, मतलब 12 से 16 तक के बीच में अगर मिल जाता है, क्योंकि टाइम होता है किसका? ओवम का। ओवम जो होता है वो लगभग जो है 48 घंटे के करीब जीवित रहता है। तो इस टाइम पर अगर स्पर्म मिल जाता है, अब मैंने 12 दिन क्यों कहा है? क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइम पे अगर नीचे मतलब हो जाता है तो स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी आ जाएगी तो एमसी दोबारा नहीं आएगी, नहीं तो फिर दोबारा 28 दिन बाद, ये 28 दिन पर खत्म हो जाएगा, 28 दिन बाद फिर से वही साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये होती है फैलोपियन, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्यों? क्योंकि 14वें दिन ओवम रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और फैलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म मिलता है। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Fission of two gametes dissimilar in size as in species of जो यूडोरिना इज टर्म्ड एज, मतलब यूडोरिना की प्रजाति में होने वाला दो भिन्न आकार के युग्मकों का, देखिए भिन्न आकार के, मतलब जैसे अपने पास एक गैमेट स्पर्म है, दूसरा ओवम है, इनका साइज लगभग जो है सेम होता है, बट अगर जो भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? सुनना भी मेरी बात, पहले ऑप्शन नेगलेक्ट करते हैं। जूगेमस जो होता है अपना, जो होता है जूगेमस होता है, तो ये तो होगा नहीं, अपना सेम होता है। आइसोगेमस क्या होता है? जहां पर मेल और फीमेल मतलब दोनों गैमेट जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, जूगेमस और आइगेमस। ऊगेमस क्या होता है? ऊगेमस में एक बड़ा और एक छोटा, एक गैमेट बड़ा और एक गैमेट छोटा, उसको बोलते हैं ऊगेमस। एक ही बचता है एनिसोगैमस जो होता है, इसके अंदर क्या होता है? इसमें दो अलग अलग, दो भिन्न भिन्न आकार के जो है युग्मक मिलते हैं। अब आप कहोगे सर ऊगेमस में भी तो भिन्न भिन्न आकार के थे, भिन्न थे, लेकिन उनमें इतनी भिन्नता नहीं थी, लेकिन ऊगेमस में बहुत ज्यादा भिन्नता होती है, मतलब एक बहुत बड़ा एक छोटा, इसमें थोड़ी भिन्नता होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा एनिसोगैमस होगा। तो यूडोरिना में जो है एनिसोगैमस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following modes of reproduction is carried out by the specialized cell that proliferate to make a large number of cell, मतलब बहुत सी जो है सेल बना देंगी, इसको क्या कहते हैं? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन विधि विशेष कोशिकाओं द्वारा की जाती है जो बड़ी संख्या में कोशिकाओं को बनाने में के लिए सहायता करती है? देखिएगा अभी मैं बड़ी संख्याओं की बात करता हूं, जल्दी जल्दी देख लेता हूं। फिजन में क्या होता है? एक सेल टूटकर दो का निर्माण करती है, ये तो बड़ी संख्या नहीं हुई, इसको काटो। ठीक है, चलिएगा। फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, अपन ने अभी अभी किया था। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? विखंडन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में भी एक टूटकर दो में डिवाइड होता है, फ्रेगमेंटेशन भी नहीं होगा। चलिएगा। लेयरिंग जो होता है, लेयरिंग एक अलग ही फंडामेंटल होता है, इसमें विखंडन नहीं होता। लेयरिंग जो होता है, मतलब लेयरिंग में आप ये मान सकते हो
जो है मेनली प्लांट्स में ये पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है लेयरिंग, ठीक है, एनिमल में वैसे भी नहीं पाया जाता। एक ही बचता है रीजनरेशन। रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर जो है स्पीसीज सेल जो है वो प्रोलिफरेट टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ सेल, बहुत सी सेलों का निर्माण करती हैं। तो रीजनरेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था जहां मेल और फीमेल दोनों की जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस। देखिए प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट वो एसेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी कि इनको मेल और फीमेल वाला भी रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल बोले तो जैसे कि कोई एक टहनी है, उस टहनी में से दूसरी टहनी निकल रही है, ये भी तो रिप्रोडक्शन है, ये भी तो रिप्रोडक्शन है। एक टहनी में तो दूसरी टहनी निकल रही है, तो वहां पर कहाँ गैमेट आए, नहीं आए ना, तो इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम्स, लीव्स, बड्स आर नोन। वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो अभी भी मैं बता रहा हूँ एसेक्सुअल में, जैसे कि एक टहनी है उसमें से दूसरी टहनी को निकलना क्या कहलाता है। देखिए चलिएगा देखते हैं। ग्राफ्टिंग, देख सुना होगा आपने ग्राफ्टिंग, एक टहनी को काटा और काट कर कहीं पर लगा दिया, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। लेयरिंग, लेयरिंग का मतलब वैसे जड़ों से होता है। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग के अंदर जो होती हैं जड़ों को निकाल लिया जाता है और लगा दिया जाता है। जड़ जो होती हैं, रूट जो होती हैं, उनको निकाल लिया जाता है और लगा दिया जाता है। इसमें स्टेम को लगा दिया जाता है, इसमें जड़ों को लगा दिया जाता है। बडिंग, बडिंग मैंने बता दिया था। बडिंग अगर कभी भी आए तो आप एक ही याद रखना, हाइड्रा में होता है, ये प्लांट में नहीं होता, केवल हाइड्रा में होता है। अपने प्लांट के हिस्से में से दूसरे एनिमल को बनाना बडिंग कहलाता है। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, ये बहुत अच्छा भी वेजिटेटिव प्रोग्रेशन ही होता है वो, कि जैसे कि एक ये रूट है, एक ये स्टेम है, इस स्टेम में से यहाँ से निकल के दूसरी स्टेम निकल गई, फिर उसके अंदर से लीफ निकल गई, उसके अंदर से वो निकल गए, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वेजिटेटिव जो है प्रोपोगेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो नहीं है। फ्लावर जो होता है, ये जैसे फ्लावर है आपका, फ्लावर के अंदर जो होता है वो दो पार्ट होते हैं, एक तो फीमेल का पार्ट होता है, ये फीमेल का होता है, और ये मेल का होता है। फीमेल में तीन होते हैं, स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, और एक होता है ओवरी। ये तीन फीमेल के होते हैं, और एंथर और फिलामेंट ये मेल के होते हैं, याद रखना ये मेल के होते हैं, वो फीमेल के, ये मेल के। तो इधर देखना, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जैसे मनुष्य के अंदर स्पर्म होता है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर एंथर पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं, ये मेल गैमेट होता है। फिलामेंट भी मेल है। एंथर, एंथर ये रहा भाई, एंथर, एंथर से ही पोलन ग्रेन निकालते हैं, ठीक है भाई। एंथर भी हो गया, फिलामेंट भी हो गया, पोलन ग्रेन भी हो गया। ये सेप्पल जो है ना, सेप्पल, ये राइट आंसर होगा, ये मेल पार्ट नहीं है। सेप्पल क्या होते हैं, ये जो पंखुड़ियां होती है ना, जिनको आप पेश करते हो देने के लिए गर्लफ्रेंड को, वो जो होते हैं ना, वो उनको अपन सेप्पल बोलते हैं, ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। वैसे आगे जो है इसको अच्छे से करवाऊंगा, आज का समय जो है ज़्यादा हो गया है क्लास का, इसलिए जो है क्लास को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।